छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं में कृतिका में से मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग के द्वारा लिखित इस रचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। मेरे संग की औरतें। सबसे पहले तो इसमें भूमिका को देखते हैं। इसकी क्या देखते हैं? भूमिका। भूमिका यदि हम देख रहे हैं, क्योंकि भूमिका जब हम देखते हैं, भूमिका को जब समझते हैं, भूमिका को जब हम पढ़ते हैं तो हमको आधा पाठ तो वैसे ही समझ में आ जाता है ना। भूमिका से ही हमको पाठ के बारे में समझ में आ जाता है कि पाठ किस बारे में है ना, किस उद्देश्य से पाठ लिखा गया। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखित बहुत सुंदर रचना। मृदुला गर्ग ने इस रचना को बहुत सुंदर तरीके से वर्णित किया है, इसकी रचना की है। जब आज पूरे पाठ को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि अपन सिर्फ यहाँ पे भूमिका देख रहे हैं और इसका सारांश देखेंगे। किंतु जब पाठ को आप स्वयं पढ़ोगे, पूरे पाठ को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि पाठ बहुत अच्छे तरीके से इसकी रचना की गई। स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा कि जो महिलाएं हैं, जिन महिलाओं के बारे में यहाँ पे वर्णन किया है, एक एक स्टेप के साथ उनका वर्णन किया गया। यह रचना विभिन्न स्त्रियों के साहस, उनकी विचारधारा, उनके जीवन जीने के तरीके और उनके आत्मविश्वास का परिचय देती है। अब ये रचना जो है किसी एक महिला पर आधारित नहीं है ना। यहाँ पर लेखिका मृदुला गर्ग जो है किसी एक महिला के बारे में नहीं बता रही। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो महिला है, विभिन्न जो महिलाएं स्त्रियां हैं, उनके साहस का, उनकी विचारधारा, उनके जीवन जीने के तरीके और उनके आत्मविश्वास का परिचय देती है। अब जो अलग अलग समय की जो महिलाएं, अलग अलग महिलाएं भी हैं और अलग अलग समय की महिलाएं, तो अलग अलग समय की जब महिलाएं हैं तो उस समय का जो सामाजिक परिदृश्य होगा वो भी अलग अलग होगा, है ना। आज हम जिस वर्तमान युग में जी रहे हैं, आज का सामाजिक परिदृश्य अलग है, लेकिन जिस समय इस मृदुला गर्ग ने इस रचना को लिखा है तो अपने जैसे दादी के बारे में लिखा, मान लो दादी के बारे में लिखा तो दादी के समय का जो सामाजिक परिदृश्य होगा वो अलग होगा। उस समय की सामाजिक व्यवस्था, उस समय का अंधविश्वास, उस समय का रूढ़िवादिता, तो अलग अलग जो समय था उस समय अलग अलग अवधारणाएं लोगों की थी, अलग अलग सोच लोगों की थी। तो उस समय इन्होंने अलग अलग लोगों के बारे में लिखा, अलग अलग स्त्रियों के बारे में ये रचना लिखी। इसमें किसी एक स्त्री के जीवन को आधार मानकर रचना नहीं लिखी गई है। इस कहानी में बहुत सी स्त्रियां जिन्होंने जीवन को अपनी शर्तों पर व्यतीत किया। अब ये बहुत सी स्त्रियां, ये जो बहुत सी स्त्रियां हैं, इन्होंने अपने स्वयं की शर्तों पर जीवन को व्यतीत किया है ना। ऐसा नहीं कि सामने वाला क्या कह रहा है, सामने वाले की इच्छा किस प्रकार से है, उसी प्रकार से हमको अपना जीवन को निर्भर करना पड़ेगा। उन लोगों ने उस समय भी जो सामाजिक बुराइयां थी या सामाजिक जो कठोरता थी, रूढ़िवादी थी, उसको उन्होंने उसका विरोध किया, है ना। अब वो लिखा जा रहा है कि इस कहानी में बहुत सी स्त्रियां जिन्होंने जीवन को अपनी शर्तों पर व्यतीत किया और उसे आधार दिया। इस रचना में 4 पीढ़ियों की स्त्रियों का उल्लेख करते हैं और विशेष बात है इसमें 4 पीढ़ियों की स्त्रियों का वर्णन करते हैं। मैंने पहले बताया था थोड़ा सा, हो सकता परदादी हो, दादी हो, है ना, माँ हो, बहन हो, स्वयं लेखिका हो, तो 4 पीढ़ियों का यहाँ पर वर्णन यहाँ पर करता है। तो सब जो चारों पीढ़ी है उस समय की सामाजिक व्यवस्था भी होगी, अलग अलग होगी, और उस समय का जो सब वातावरण भी अलग होगा, और उसको ध्यान में रखते हुए लेखिका ने इस पाठ को लिखा है। परंतु अलग परिवेश और स्वभाव के होने के बाद भी जीवन में स्वयं के अस्तित्व को लेकर स्वतंत्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, 4 पीढ़ी की महिला है, 4 अलग अलग महिला है, अलग अलग स्त्रियों के बारे में लिखा गया, लेकिन सभी जो है अलग अलग परिवेश और स्वभाव के होने के बाद भी उनके जीवन में स्वयं के अस्तित्व को लेकर, उनके जीवन में स्वयं को अस्तित्व लेकर, अपना जो अस्तित्व, स्वयं का अस्तित्व है, उसको लेकर स्वतंत्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर है। स्वतंत्रता उनके जीवन के लिए, है ना, उनके स्वयं के स्वतंत्रता का यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन लेखिका ने किया है। लेखिका इस कहानी में अपनी परदादी, नानी, माँ, अपनी बहनों और स्वयं को उल्लेख करती है। ये पूरा पाठ स्त्री जीवन पर आता है। लेखिका जो है इस कहानी में अपनी परदादी, नानी, माँ, अपनी बहनों, इनका और उनके स्वयं का भी वर्णन करती है। और ये जो पूरा पाठ है ये स्त्री जीवन पर आधारित है, पूरी स्त्रियों के ऊपर यहाँ ये पूरा पाठ है, स्त्री जीवन पर आधारित है पाठ है। अब अपन इसको आगे देखते हैं और हम यहाँ पे इसका जीवन परिचय नहीं देखेंगे, क्योंकि आप जब बुक में देखोगे तो मृदुला गर्ग का जीवन परिचय आपको स्वयं वहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर इसको मैं इसका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। अब अपन इसका सारांश देखते हैं, इस पाठ का सारांश, कहानी का सारांश। मेरे संग की औरतें आत्मकथनात्मक निबंध है ना, अपने ऊपर लिखा हुआ है निबंध। इसमें सुप्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने तथा अपने परिवार के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन किया। अब यहाँ पे लेखिका ने जो है अपने तथा अपने परिवार के लोग, उनके जो परिवार के लोग थे, दादी थी, परदादी थी, नानी थी, माँ थी, बहन थी,
इनका अलग अलग प्रसंग थे उनके जीवन के, उसका वर्णन यहाँ पर लेखिका ने किया। लेखिका की नारी की मृत्यु लेखिका के जन्म से पहले ही हो गई थी, इसलिए लेखिका उससे कहानियां नहीं सुनती। अब लेखिका यहाँ पे लिख रही है कि लेखिका की नानी की मृत्यु जो है उनके जन्म से ही पहले हो गई। लेखिका का जब जन्म हुआ उससे पहले उनकी नानी का देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए लेखिका को कभी उनसे कहानी सुनने का मौका नहीं मिला, वो कहानी उनसे सुन नहीं सकी। शायद इसी कारण लेखिका लोगों के लिए कहानियां लिखी, और शायद इसी कारण मृदुला गर्ग जो है वो दूसरों के लिए, है ना, और लोगों के लिए कहानियां लिख रही है, कहानियां लिख रही है। परंतु उनकी नानी की कहानी भी रहस्यमय है। लेकिन यदि हम उनकी नानी की कहानी देखते हैं तो भी एक रहस्यमय कहानी है। वह जीवन भर अनपढ़ और पर्दानशील है। जीवन भर उनकी नानी के बारे में लेखिका कह रही है कि जीवन भर जो है वो कैसी रही, अनपढ़। अनपढ़ मतलब जो पढ़ी लिखी नहीं हो, वो पर्दानशील, जो पर्दे में रहने वाली है ना। उस समय मैंने पहले बता दी कि सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक जो उस समय का जो वातावरण था, हो सकता पर्दा प्रथा थी, और इसीलिए वो पर्दानशील महिला थी, मतलब पर्दे में रहने वाली थी, है ना, लोगों के सामने सीधे तौर पर आने वाली महिला नहीं थी। उनकी शादी विलायती रंग रंगी व्यक्ति से हुई। अब उनकी जो शादी हुई थी, उनकी नानी की जो शादी हुई, एक विलायती रंग में रंगे व्यक्ति से है तो इंडियन, है तो हिंदुस्तानी, लेकिन किस रंग में रंगा हुआ है, विलायती रंग। विलायती रंग में रंगा हुआ मतलब उसको विलायती वस्तुओं से, विलायती परिवेश से, विलायती जीवन शैली से बड़ा मोह है, और वो विलायती तरीके से अपना जीवन जीना चाहता है। वो भारतीय होने के बाद भी विलायती बातें करता है। विलायती मतलब विदेशी, विलायती मतलब जो उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, उस शासन का वो वकालत करता है, उस शासन की वो बात करता है ना। वकालत करना मतलब उसकी तरफदारी करता है, उसकी तरफदारी करता है। तो उस रंग में रंगा वो व्यक्ति था। जब उसके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए और विलायती रहन सहन में रहने लगे, तब भी नानी अपने अनुसार ही जीवन जीते। अब यहाँ पे एक विशेष बात लिखी जा रही है कि जब उनके पति जो है, नानी के पति मतलब उनके नाना, लेखिका के नाना, जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए, बैरिस्ट्री एक वकालत की जो पढ़ाई वो कंप्लीट कर आए और विलायती रहन सहन में रहने लगे, और उसके बाद उनका जो रहन सहन भी था वो विलायती हो गया, है ना, विदेशी तरीके का हो गया था। विदेशी जिस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं उस प्रकार से वो अपना जीवन जीने लगे थे। अंग्रेजों जैसा उनका रहन सहन था, उनके स्टाइल में वो अपना मतलब सब प्रकार का रहन सहन से मतलब खाना पीना सब उसी प्रकार से वो अपना जीवन जीने लगे। तब भी नानी अपने अनुसार ही जीवन जीती रही। लेकिन नानी के बारे में खासियत यह है कि नानी तब भी अपने अनुसार ही जीवन जीती रही। वो पर्दानशील नहीं रही। वो जिस प्रकार की भारतीय संस्कृति को फॉलो अप करती थी, उसको मानने वाली थी, उसी को मानती रही। वो जिस प्रकार से हिंदुस्तानी कल्चर को, हिंदुस्तानी जो अपने देश की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको अपना सर्वस्व मानती थी, उसको मानने वाली थी, उसको मानती रही। लेकिन उनके जो पति थे उसके एकदम विपरीत थे, है ना। लेकिन इसका प्रभाव उनके नानी पर कभी नहीं पड़ा। अपन पहले ही पढ़ रहे हैं, अपन शुरू में ही देखे कि वो अब जितनी महिलाओं को यहाँ पे वर्णन किया गया है वो अपनी शर्तों पर अपना जीवन व्यतीत करती है ना। तो ये इनके जीवन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विलायती रंग या विलायती जो रंग बिरंगे हुए व्यक्तित्व का उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी विरोध नहीं किया। और एक दूसरी बात है कि उन्होंने पति की जीवन शैली का भी कभी विरोध नहीं किया कि भाई आप इस प्रकार से क्यों जीवन जीते हो, आप तो भारतीय हो, आपको ये विलायती रंग में क्यों रंग गए हो, है ना, उस प्रकार का जीवन क्यों निर्माण कर रहे हो। इस प्रकार से उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं। वो जिस प्रकार से वो जीते थे और ये नानी जिस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहती थी वो अपना जीवन उस प्रकार से जीते। परंतु जब उन्हें अपनी मौत नजदीक लगने लगी तो उन्होंने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को अपने घर में बुलाया। लेकिन जब नानी को ये महसूस होने लगा कि अब मेरी मौत नजदीक है, क्योंकि बीमारियों के कारण है, बुढ़ापे के कारण, और जब उनको ऐसा महसूस हो गया था कि अब मेरी मौत नजदीक है और मैं जल्दी मरने वाली हूँ, तो उन्होंने अपने एक उस समय के क्रांतिकारी थे जिनका नाम था प्यारेलाल शर्मा, उनको अपने पति के द्वारा बुलवाया गया, है ना। उनके मित्र थे वो प्यारेलाल शर्मा, उनके पति के मित्र थे, तो उनसे कहा गया कि भाई आप प्यारेलाल शर्मा को बुलवा दो। इस इच्छा से घर के सब लोग हक्के बक्के रहे। अब इस इच्छा से सब लोग घर के हक्के बक्के इसलिए रह गए क्योंकि जो महिला पर्दे में रहने वाली है, जो किसी दूसरे पुरुषों से ज़्यादा बात नहीं करती है, जो दूसरों से ज़्यादा संपर्क में नहीं आना चाहती है, उसके बाद भी उन्होंने इस प्यारेलाल शर्मा को क्यों बुलाया। ये सब हक्के बक्के रह गए, परिवार के लोग सब
अचंभे में रह गए कि ऐसा क्या हो गया कि ये प्यारेलाल शर्मा से बात करना चाहती है, उनसे भेंट करना चाहती है। नानी ने प्यारेलाल शर्मा से कहा कि उनकी लड़की के लिए होने वाला वर कोई क्रांतिकारी। अब नानी ने एक बहुत अच्छी बात की। उस समय के परिदृश्य में देखें तो क्योंकि बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हम गुलामी में थे, है ना, विदेशी सरकार के गुलाम थे। और वो लेकिन वो चाहती है कि प्यारेलाल शर्मा से वो अनुरोध करती है कि मेरी लड़की के लिए होने वाला वर जो है वो क्या हो, क्रांतिकारी। अब एक तरफ उनका जो पति वो कैसा है, विलायती रंग में रंगा हुआ, विलायती जो परिवेश उसको पसंद है ना, विलायती लोगों के साथ उसका रहन सहन, मतलब उठना बैठना है, उनके साथ उनका ज़्यादातर समय निकलता है। लेकिन अब उनकी ही पत्नी जो कभी उनका उन्होंने विरोध नहीं किया, कभी उनके बीच में नहीं आई कि तुम इस प्रकार से क्यों जीवन व्यतीत करते हो, तुमको क्यों अंग्रेजी सरकार से विलायती मतलब परिवेश से प्रेम है, इसने कभी विरोध नहीं किया था। लेकिन जब उसने देखा कि अभी मैं अंतिम समय है, मरने का समय आ गया, मेरी मौत नज़दीक है, तो उन्होंने प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और ये कहा कि मेरी लड़की की शादी जो है किसी क्रांतिकारी से बात, क्रांतिकारी जिस देश के आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है या फिर लड़ रहा है, उस आज़ादी के लिए जो लड़ रहा है। अंग्रेज साहबों का फरमान उतार न हो, क्योंकि इस इच्छा से उसके आज़ाद ख्यालों का अनुमान सही रूप से लगाया। अब अंग्रेज सरकार का मानने वाला नहीं है ना, अंग्रेज सरकार का जो होता है ना कि अंग्रेज सरकार के क्या कहना चाहिए, कठपुतली है ना, कि अंग्रेज सरकार के जो गुलामी करने वाला नहीं हो, है ना, अंग्रेज सरकार का विरोध करने वाला कैसा हो, अंग्रेज सरकार का जो विरोध करने वाला हो, जो एक क्रांतिकारी हो, जो देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई लड़ना हो, ऐसे व्यक्ति की खोज करना है, ऐसे व्यक्ति से अपने बेटी की शादी करने की उन्होंने इच्छा जाहिर। अब बेटा इससे आगे वाला जो हम देखेंगे, आगे कुछ और महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे, वो अपन अगले वीडियो में इसको देख पाएंगे कि है ना, क्योंकि एक वीडियो में एक पूरा पार्ट कंप्लीट होने वाला नहीं है, पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, पूरी कहानी है, 4 अलग अलग वीडियो की महिलाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया, तो ये संभव नहीं है। मैं यहाँ तक आज यहाँ पर इसको खत्म कर रहा हूँ, अगले वीडियो में आपको इसकी कंटिन्यूटी मिल जाएगी। थैंक यू। तो अपन देख रहे हैं कि जो नानी है, लेखिका की जो नानी है, वो क्या चाहती है कि ऐसे एक उनको अपने बेटी के लिए वर चाहिए जो अंग्रेज सरकार का गुलाम ना हो, है, और इससे जो है उनके आज़ाद ख्यालों का अनुमान हम लगा सकते हैं। इस बात से उनके आज़ाद ख्यालों का अनुमान हम लगा सकते हैं ना, उनके लिए क्रांतिकारी की तरह अत्यंतन होकर जीना किसी दूसरे की तरह जीने से कहीं है ना, उनके लिए जो क्रांतिकारी के रूप में जीना ज़्यादा बेहतर है, और किसी भी रूप में, चाहे वो आप उनको ब्रिटिश सरकार के किसी बड़े अधिकारी का पोस्ट दे दो, अधिकारी का पद दे दो, वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। वो तो एक क्रांतिकारी के रूप में अपने इसको देखना चाहती थी, अपने दामाद को देखना चाहती थी। लेखिका की माता की शादी पढ़े लिखे होनहार युवक से, लेखिका की माता की शादी जो है वो भी किससे हुई है, पढ़े लिखे होनहार युवक से। उसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा बैठने से रोक दिया। ये वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, है ना, लेकिन वो क्रांतिकारी था, वो भारतीय स्वतंत्रता का पक्षधर था, इसलिए जो है उसको ICS की परीक्षा में बैठने का मना कर दिया गया, उसका विरोध कर दिया गया। क्योंकि उस समय का ऐसा जो चलन था कि जो लोग क्रांतिकारी हुआ करते थे, जो लोग भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना संघर्ष कर रहे थे, उन लोगों को ICS की परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता। उसके पास पुस्तकीय धन भी नहीं था, इस प्रकार लेखिका की माता को मजबूर होकर अपनी माँ और गांधी जी के ख्यालों को अपनाना पड़ा। अब उसके पास पुस्तकीय धन भी है, पिताजी के पास, जैसे जो बेटा एक क्रांतिकारी है, स्वाभाविक रूप से उसके पिताजी के पास कुछ होगा नहीं, है ना, तो पुस्तकीय मतलब पिताजी का कुछ या दादा परदादा का, ऐसा उनके पास कोई धन नहीं था। इस प्रकार लेखिका की माता को मजबूर होकर अपनी माँ और गांधी जी के ख्यालों को अपनाना पड़ा। तो लेखिका की माँ को भी, है ना, उस परिवेश में ढलना पड़ा। किस परिवेश में, जिसके पास बिल्कुल धन दौलत नहीं है, जो एक क्रांतिकारी है, और उससे पहले लेखिका कहाँ से आई थी, लेखिका की माँ कहाँ से आई थी, एक संपन्न परिवार से, है ना, जो एक बैरिस्टर की कन्या थी, है ना, घर में हर प्रकार के ऐशो आराम होगी। लेकिन अब जो है जब उसकी शादी हुई लेखिका की माँ की एक क्रांतिकारी से, जिसके घर में कुछ धन संपदा नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं है उनके पास, है ना, वो सब उसको स्वीकार करना पड़ा और गांधी जी के ख्यालों को अपनाना पड़ा।
गांधी जी के जो ख्यालात थे, गांधी जी की जो विचारधारा थी, उसको उनको अपनाना पड़ा, जबकि वो अलग परिवेश है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया। इस शरीर से इतनी दुर्बल थी कि उनके लिए खादी की साड़ी को संभालना दुर्बल होता था, उनकी सांस उनकी दुर्बलता पर मजाक आएगा, और शरीर से भी इतनी दुर्बल थी कि उनको अपनी साड़ी को संभालना भी दुर्बल हो जाता था, वो अपनी साड़ी को भी नहीं संभाल पाती थी, और उनकी सांस जो है उनकी दुर्बलता पर कभी कभी उनसे मजाक भी करती। छात्रों, इस वीडियो में जो है हम पूरा पार्ट तो कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है, तो अगले वीडियो में इसकी आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगी। अगले वीडियो में इसका जो शेष बचा हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। इस पार्ट को जब आप पूरा पढ़ोगे, एक बार पूरा पढ़ोगे, तो जब ये वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।